हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से लिया है। और केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन अपनी पहली वीडियो में कवर कर दिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमारे बेसिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सब वो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, आइए शुरू करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये गिलबर्ग एंड वैगी नाम के साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था। गिलबर्ग एंड वैगी, इन साइंटिस्ट ने इसको प्रोड्यूस किया था। और किसी रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए कि उसका रेट में क्या रिलेशन है, किसी रिवर्सेबल रिएक्शन के रेट को डिटर्मिनेशन करने के लिए उन्होंने एक लॉ प्रोड्यूस किया था, जिसके बिहार पर हम किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन का रेट जज कर सकते हैं और साथ ही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर है? तो इसको डिटर्मिनेशन के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिसके आधार पर हम उस रिएक्शन के रेट को जज करेंगे कि वो रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, उसका बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना विदाउट स्किप किए हुए। और यदि वीडियो के लास्ट में आपको लगा कि हमारे लिए लाभदायक है तो चैनल को उस समय सब्सक्राइब करना, अभी ध्यान से केवल वीडियो को देखना। ओके, चलिए हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज A + B रिवर्सेबिलिटी C + D, ये कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है A + B = C + D, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन है C + D = A + B। क्लियर है? तो ये दो रिएक्शन हो रही, तो इसका रेट जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, A + B, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ये गिलबर्ग एंड वैगी ने कहा था कि इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, दो इसके रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन में डायरेक्टली डिपेंड करता है। और साथ ही एक बात और बताई थी, सपोज 2A हो, इसका कोई P हो, इसका रेट डिटरमाइन करना हो तो R प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू पावर 2, मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो पावर में आता है। ये गिलबर्ग एंड वैगी ने बताया था। यहाँ पर इसकी पावर सिंगल, इसकी पावर सिंगल, इसलिए 1 हमने यूज किया। अदरवाइज अगर इस फॉर्म हो 2A = P, देन R प्रोपोर्शनल टू A⁴ 2। क्लियर बात? अच्छा, तो हम इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते, कांस्टेंट लगाते, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, वेयर KF इज कांस्टेंट which is known as rate constant for forward reaction। क्लियर बात? इसी प्रकार हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का निकाल सकते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, KB कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, वेयर KB रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही ना? यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, कोई एक रिएक्शन कंसीडर की और उसका जो गिलबर्ग एंड वैगी ने जो एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के बाद बताता, वो रिलेशन रखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा डायरेक्ट डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा डायरेक्ट डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर बात? अच्छा, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट कह दी और ये इक्वेशन हमने सेकंड कह दी। क्लियर बात? तो रिवर्सेबल रिएक्शन में एक स्टेट ऐसी आती है कि नंबर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट आता है जिस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाती है।
तो जब जैसे वो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर बात। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड का रेट किसके इक्वल हो जाएगा, बैकवर्ड के। तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की इक्वेट करेंगे तो के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी, दिस वन। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे इसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास, अब ये जो एक्टिव मास है इसको डिफाइन कर देते हैं। एक्टिव मास, जब कोई रिएक्शन होती है, सपोज हमने कोई रिएक्टेंट लिया, उसका टोटल मास प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसका कुछ ही मास प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए मास रिस्पॉन्सिबल होता है केवल उसी को बोलते हैं एक्टिव मास, बाकी मास होते हैं पैसिव। क्लियर बात। एक्टिव मास का मतलब वही जो प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी के लिए बोला एक्टिव मास। और ये हमने कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन के टर्म में लिया, यानी इसको मेजरमेंट करते हैं मोल पर लीटर के थ्रू, मोल पर लीटर। क्लियर बात। अच्छा, तो अभी हम इसको के एफ अपॉन के बी इजिकल टू आ जाएगा यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। हम यहाँ देख रहे हैं के एफ के बी ये कॉन्स्टेंट है, इन दोनों के कॉन्स्टेंट को एक अनदर कॉन्स्टेंट ले सकते हैं हम के ई इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब जहाँ पर ये जो के ई है, के ई इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है। तो हमें ये जानकारी प्राप्त करनी थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये वो कांस्टेंट है जिस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाती है, ये वो रेट कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। क्लियर बात। तो इस के ई के बेस पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम जब सोल्व करनी है एक्सरसाइज में, और इसका डेरिवेशन भी कैसे इस एक्सप्रेशन के भी यहाँ पर इसको ड्राइव करते हैं, ये हमें ध्यान से समझ में आना चाहिए। क्लियर है। एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। कोई हमने जनरल रिएक्शन ले ली, ए प्लस बी इजिकल सी प्लस डी, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल लिया और बैकवर्ड का निकाल लिया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होगा, दोनों रेट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इनको हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से हमने यहाँ पर के एफ अपॉन के बी इजिकल टू दिस वन, चूँकि ये कॉन्स्टेंट तो हमने एक अनदर कॉन्स्टेंट लगा दिया के ई इजिकल टू कंस्टेंट ऑफ दिस अपॉन दिस, तो के ई को ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर बात। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस पर बेस्ड हम कोई प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं जिनके भी आप हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप इनको ध्यान से नोट कर लीजिए एक बार। ओके, ये अनदर लॉज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लॉज क्या कहता है, इस लॉज का एप्लीकेशन हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पर अप्लाई करके देखते हैं और वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली, 2a प्लस बी रिवर्सेबिलिटी c प्लस 3d। क्लियर है। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। ये गिलबर्ग ने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट जो होता है वो उसके रेट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो उसकी नंबर्स होते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसंट्रेशन ए टू द पावर 2 इंटू बी। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर 3। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू सी इंटू डी टू द पावर 3। क्लियर बात। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के एफ इज इक्वल टू होगा हमारा ए टू द पावर 2 के एफ इंटू ए टू द पावर 2 इंटू बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी और डी टू द पावर 3।
तो के एफ अपॉन के बी इजिकल टू आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड कंसनट्रेशन ऑफ डी टू द पावर 3 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। क्लियर बात। अच्छा, हमने इसके लिए एक अनोदर कॉन्स्टेंट लिया था। अनोदर कॉन्स्टेंट क्या लिया था? के ई इजिकल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड कंसनट्रेशन डी टू द पावर 3 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी। क्लियर बात। इस टाइप से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं आसानी से। अब इसके लिए हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस हमारा N2 + 3H2 ये गैस है, रिवर्सिबिलिटी 2NH3 ये भी एक गैस प्राप्त हो रही। इसका यदि हमें के ई कैलकुलेट करना हो, इसके लिए के ई इक्वल टू हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस पावर 3। इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आसान से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है 2SO2 + O2 इक्वल टू 2SO3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे कंसनट्रेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड पावर 2 अपॉन कंसनट्रेशन SO2 पावर 2 इंटू कंसनट्रेशन O2। क्लियर बात। इस टाइप से हम आसानी से कैलकुलेट कर पा सकते हैं। कोई भी XYZ आप रिएक्शन ले सकते हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस हेल्प से हम जो लो मास सेक्शन के अकॉर्डिंग जाता है उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से एक जनरल जो रिलेशन निकलता है वो ये निकलता है, तो के ई इक्वल टू जो होता है हमारा कंसनट्रेशन ऑफ, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट और इसकी पावर ये 2 है। जो भी पावर होगी इसको हम n कंसिडर कर लेते हैं, रिएक्टेंट पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट पावर n। इसका एक जनरल एक्सप्रेशन हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि के ई इक्वल टू प्रोडक्ट पावर n अपॉन रिएक्टेंट पावर n। तो इनकी कंसंट्रेशन ले रखी प्रोडक्ट की भी रिएक्टेंट की इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर। क्लियर बात। इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं के ई कितने टाइप्स का होता है। ओके, के ई बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा Kp और एक होता है Kc। एक तो Kc होगा हमारा, एक होगा Kp। Kc जो है कंसंट्रेशन के टर्म और P जो है ये पार्शियल प्रेशर के टर्म। केवल टर्म्स चेंज हो रहे हैं, ये कंसंट्रेशन के टर्म और ये पार्शियल प्रेशर के टर्म। क्लियर है। तो कंसंट्रेशन के टर्म हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? इस टाइप से। ये जो हमने बोला इसको क्या बोला था हमने? एक्टिव मास के टर्म होता है। और एक्टिव मास को हम किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं? मोल पर लीटर में। किस में मेजरमेंट करते हैं? मोल पर लीटर में। क्लियर बात। तो जो हमारी कंसंट्रेशन जो होती है क्या होता है? N/V होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कितने में हमने डिजोल्व किया सॉल्यूट के, N/V। इसको ही बोलते हैं मोलरिटी। क्लियर है। यानी कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके Kp के केस में, जो हम कंसंट्रेशन लेंगे इसको लेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म में। पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लेंगे। क्लियर है। जैसे हम किसी आइडियल गैस के बिहाफ पर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियल गैस क्या कहते हैं? PV इक्वल टू nRT। यहाँ से P निकाल देंगे, प्रेशर निकालना ना, N/V RT। N/V को हम कहते हैं कंसंट्रेशन CRT, या P प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम सिंपली C। यानी P किस पर डिपेंडेंट है? कंसंट्रेशन। क्योंकि R गैस कांस्टेंट, T भी कोई टेम्परेचर अगर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। क्लियर है। तो हम इसके बिहाफ पर पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 2 टाइप का होता है, Kp होता है और Kc होता है। Kc होता है कंसंट्रेशन के टर्म होता है और Kp होता है पार्शियल प्रेशर के टर्म। और कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करते हैं मोलरिटी के टर्म और पार्शियल प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं हम इस आइडियल गैस इक्वेशन के बिहाफ पर इस टाइप से मेजरमेंट करते हैं। क्लियर बात। तो अब हम इनके बिहाफ पर कोई जनरल रिएक्शंस लेते हैं और उनमें Kp और Kc को कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, राइट द एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर write the expression
फॉर के पी एंड के सी एंड यूनिट ऑल्सो एंड यूनिट। इनकी यूनिट भी देखते हैं और एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर बात। अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर सूटेबल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है, रिवर्सिबिलिटी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इस टाइप से कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस होती है। ध्यान समझ लेना बात को। क्लियर है। तो इसका जो ये KC जो होगा, देखने से KC किसके डिपेंडेंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3, ये होना चाहिए। क्लियर बात। लेकिन ये जो इसकी कंसंट्रेशन है इन पर डिपेंड नहीं करेगी, ये सॉलिड है। सॉलिड की कंसंट्रेशन हम यूनिटी कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉलिड कंसंट्रेशन को हम यूनिटी कंसीडर कर लेंगे। इस बात को लिख लेते हैं, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एंड टेकन एज यूनिटी। लिख लेंगे इस बात को, नोट एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज टेकन एज कांस्टेंट, सो कंसीडर इट यूनिटी कंसिडर, यानी यूनिट कंसीडर कर लेंगे। इसलिए KC इजकल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली, ये होगा, ना कि ये नहीं होगा, केवल ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्लियर है। अच्छा, CO2 कंसंट्रेशन को हम किस तरह मेजरमेंट करेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, मोल पर, ये यूनिट हो जाएगी और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे KC का। क्लियर बात। अच्छा, अगर हम बात करते हैं KP, तो KP इजकल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के डिपेंडेंट ही है। अच्छा, लेकिन ये सबको हम मेजरमेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टाइप से लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी पावर 1 है तो ATM की पावर भी 1 ही होगा। क्लियर है। तो KP का रिलेशन, ये हम इस KP और KC का रिलेशन इस तरह से कैलकुलेट करते हो, और उनकी यूनिट्स भी। इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे कॉम्पिटिशन में बन जाती है और एकेडमिक में भी बन जाती है, इसलिए इनको आप ध्यान से समझते हुए नोट करना। ओके, अभी तक जितना वीडियो लेक्चर हमने देखा, यदि आपको वास्तव में समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। क्लियर है। तो इनको नोट कर लीजिए। अच्छा, कोई अनदर एग्जांपल भी हम कंसीडर कर ले सकते हैं, जिनके बिहाफ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कैसे KP KC कैलकुलेट करते हैं। इनको नोट कर लेना। एक अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने N2O4 रिवर्सिबिलिटी 2NO2 गैस 2NO2। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे KC, तो KC क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। क्लियर है। ये तो KC हो जाएगा, क्योंकि दोनों गैस है, ये भी गैस है, इसलिए गैस की हम कंसीडर करते हैं। अब इसकी यूनिट अगर बात करें, इसको किस में मेजरमेंट करेंगे, मोल पर लीटर की पावर 2 अपॉन इसको किस में मेजरमेंट करेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, सिंपल मोल पर लीटर बन जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, अगर हम बात करेंगे KP, तो KP के टर्म में क्या होगा, NO2 की कंसंट्रेशन हम ये एज इट इज लेंगे, NO2 पावर 2 अपॉन N2O4 कंसंट्रेशन। लेकिन NO2 को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में कैसे मेजरमेंट करें, ATM पावर 2 अपॉन इसको किस में मेजरमेंट करेंगे, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा, ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म, ये होगा इसकी यूनिट। क्लियर है। अच्छा, हम कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे वाटर का ले लेते हैं हम, इसको नोट कर लेना आप। वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O रिवर्सिबिलिटी H2O गैस, ये लिक्विड है। क्लियर है। और अगर इसका हमें KC निकालना हो, तो KC कंसंट्रेशन ऑफ वाटर गैस, केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ना कि वाटर लिक्विड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखना, जब लिक्विड गैस में लिया जाता है, जब भी लिक्विड को हम गैस में लेंगे या स्टेट चेंज होगी, तो ये इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम ना कहते हैं, इसको केवल फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और फिजिकल इक्विलिब्रियम एक्टिव मास ऑफ लिक्विड विद गैस इन अ इक्विलिब्रियम इज टेकन इज यूनिटी। क्लियर बात। ये जो है ना, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है इसमें, लिक्विड टू गैस, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ऐसे स्टेट में ध्यान रखना, जब गैस और लिक्विड होगा
तो लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम जब लिक्विड को गैस में लेते हैं तो लिक्विड की कंसंट्रेशन को यूनिट ही कंसिडर कर लेते हैं। जैसे अभी हम सॉलिड की केस में कर रहे थे, सॉलिड गैस में, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या कंसिडर कर रहे थे, यूनिटी। इसी प्रकार यहाँ पर लिक्विड की कंसंट्रेशन होगी यूनिटी, इसलिए Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर गैस और इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। और यदि हम Kp की बात करेंगे तो Kp भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर गैस, कंसंट्रेशन, इसको हम मेजरमेंट करेंगे ATM में। क्लियर बात। इस टाइप से हम ये ध्यान रखना स्टेट कहाँ कौन सी चेंज हो रही। और कोई पूछने लगा ये कौन सा एग्जांपल, ये फिजिकल इक्विलिब्रिया का, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही ना कि केमिकल इक्विलिब्रिया। ओके, अच्छा एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप पहले। ओके, अब ये 2 एग्जाम्पल ले लिए, इन दोनों एग्जाम्पल में हम कैलकुलेट करते हैं Kp और Kc, और Kp और Kc की यूनिट भी कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो Kp इक्वल टू होगा हमारा, Kc इक्वल टू, पहले Kc निकाल, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस Cu प्लस 4 AQ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस पावर 2 AQ। क्लियर है। केवल इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सॉलिड, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सॉलिड कंसंट्रेशन हम क्या कंसीडर करेंगे, यूनिटी। तो इसकी यूनिट केवल ये इसके लिए एक्सप्रेशन होगा। और इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे हम तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर अपॉन ये इसकी पावर 2 हो रही है ना, पावर 2, तो ऊपर तो हो जाएगा मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर पावर 2, तो हो जाएगा मोल पर लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। और इसी प्रकार से अगर हम Kp की बात करें, Kp इन्हीं पर डिपेंड करेगा, सॉलिड पर डिपेंड नहीं करेगा। तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा भाई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर वाले की यूनिट हो जाएगी, ये कंसंट्रेशन टर्म है भाई ना, ATM अपॉन नीचे वाले की यूनिट क्या होगी, ATM पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा ATM इनवर्स। क्लियर, या पर ATM या पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम इस केस में बात करेंगे तो इस केस में अगर हम इसका Kc निकालेंगे, Kc कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन एसीटेट आइन AQ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन AQ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटिक एसिड AQ। और जो वाटर की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिक्विड, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को हम यूनिट ही कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इसके लिए Kc हो जाएगा। और अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर, एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर आ जाएगी, मोल पर लीटर Kc। क्लियर है। और इसी प्रकार अगर हम Kp की बात करें, Kp भी ऐसे हो जाएगा भाई, ये ATM इंटू ATM स्क्वायर अपॉन ATM स्क्वायर से ATM कैंसिल हो, सिंपली क्या हो जाएगा, इससे ये रिजेक्ट होगा, सिंपली ATM आ जाएगा। तो इस तरह से हम Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और Kp की यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही। यदि वास्तव में आपने इससे कुछ प्राप्त किया और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।